नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। सामान्य हिंदी में वर्ण विचार व्यंजन को लेकर पांचवा भाग आज विशिष्ट तथ्यों के साथ आपके सामने आया हूं। समय नष्ट न करते हुए सीधे तथ्यों पर आते हैं। पहला, हिंदी वर्णमाला में कुल मूल व्यंजन हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल मूल व्यंजन की बात पूछा है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 मूल व्यंजन हैं। और इन मूल व्यंजनों में 3 खंड आपके हैं, जिसमें स्पर्शी या इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसमें आपका क से लेकर म तक यानी पांचों वर्ग और कुल आपके 25 व्यंजन हैं। दूसरा खंड अंतस्थ व्यंजन का आता है। इसमें या से लेकर वा तक या रा लावा यानी 4 हैं। और तीसरा आपका आता है ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन तीनों श और ह, इस तरह 4। तो आपके 25, 4, 29, 4, 33 ये आपके मूल व्यंजन है। अगर मूल वर्ण यहीं पर पूछता है तो मूल वर्ण में हमारे 11 स्वर जुड़ जाएंगे और साथ में 2 अयोगवाह भी जुड़ जाएगा। और इस तरह ये 11 और 2 जुड़ने पर मूल वर्ण अगर पूछता है, अगर प्रश्न करता है कि वर्णमाला में कुल मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्ण हमारे 46 हैं। 4 संयुक्त और 2 द्विगुण या उपक्षिप्त, कुल 52 ध्वनियां या वर्ण हिंदी वर्णमाला में है। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है। तो वर्णमाला में कुल संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से? एक आपका छ, जो कि संयुक्त रूप है किसका? का और मूर्धन्य शा का। दूसरा आपका त्रा है, ये ता और रा का रूप है। तीसरा आपका ज्ञा है, ये आपका जा और या का रूप है। और चौथा संयुक्त व्यंजन श्रा है, जो तालव्य शा और रा का योग है। अगला तथ्य, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की सही इकाई का जो अनुक्रम हम जानते हैं कि भाषा इकाई में ध्वनि सबसे मूल है। ध्वनि के बाद जब उसका लिप्यंतरण करते हैं तो वह वर्ण आपका आता है। वर्णों का जब सार्थक मेल होता है, वर्णों में जब हम स्वर और व्यंजन का मेल करते हैं तो वह अक्षर आता है। और इन वर्णों या अक्षरों का सार्थक मेल जब होता है तो वह शब्द में आता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद, और पद से फिर वह वाक्य पर आते हैं। तो ये हमारा सही अनुक्रम है भाषा निर्माण की इकाइयों का। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अर्थ व्यक्त करती है, तो यहाँ ध्वनि वर्ण अक्षर हैं, इन ये इकाई हैं, किंतु यहाँ सबसे छोटी इकाई जो अर्थ व्यक्त करती है तो वह इन इकाइयों में शब्द है, जो कि अर्थ प्रकट करती है। और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अर्थ व्यक्त करती है, तो इसका उत्तर होगा शब्द है। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ व्यंजन ध्वनियों को पूछा है, लेकिन यहाँ हम सभी अगर वर्णों की बात कर दें कि सभी वर्ण का उच्चारण स्थान की बात हम करते हैं, तो इसमें सही क्रम जो हमारा चलता है वह, इसमें आप देखिए तो सबसे पहला ये आपका कंठ है, ये कंठ। और कंठ के अंतर्गत ह्रस्व और दीर्घ आ,
विसर्ग, का वर्ग और हा। ये हमारा क्या है, ये पहला उद्गम स्थल है स्वर तंत्र या उच्चारण स्थान के आधार पर, कंठ से लेकर कंठ से ही, क्योंकि वायु जब यहाँ फेफड़े से निकलती है, कहाँ से, फेफड़े से निकलती है बाहर की ओर और ध्वनियां निकलती हैं, तो सबसे पहले कंठ है। उसके बाद फिर दूसरा स्थान हमारा आता है कौन सा, तालु का। और तालु के अंतर्गत स्वर और व्यंजन को मिला लें तो ह्रस्व और दीर्घ ई आता है, चा वर्ग है, या और तालव्य। ये हमारे, अब जैसे यहां पर कंठ, कंठ के अंतर्गत हमारा अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में का वर्ग आता है, यानी का, खा, ग, घ, अंग, का वर्ग और हा। लेकिन अगर यहीं हम संपूर्ण वर्णों की बात करें तो इसमें ह्रस्व और दीर्घ आ जाएगा। ह्रस्व और दीर्घ आ के साथ साथ विसर्ग अह भी कंठ वर्ग में आता है। दूसरा है तालु। तीसरा तीसरा क्रम है मूर्धा का। मूर्धा में ये आपका री और टा वर्ग तथा आपका शा का रूप आता है। तो ये तीसरा हमारा है। फिर चौथा हम चलते हैं दंत, दांत की तरफ। तो दंत में ये हमारा चौथा उद्गम स्थल है उच्चारण के आधार पर, तो मुख विवर का, और इसमें ता वर्ग और सा आता है। वहीं फिर आगे हम चलते हैं दंत के बाद ओष्ठ पर। तो ओष्ठ ये हमारा पांचवा स्थल है। इसमें उ, ह्रस्व और दीर्घ और पा वर्ग के सभी वर्ण, ये हमारा पांचवा है। फिर नासिका से पंचमाक्षर। नासिका ये हमारा छठवां स्थल नासिका है, जिसमें सभी आपके नासिक के वर्ण आते हैं, जिसमें अंग, णा, या, णा, ना, मा ये आपके आते हैं। अब इसमें कुछ जो दो उच्चारण स्थानों से मिलकर उच्चरित होते हैं, जैसे अब यही नीचे से देखिए, कंठ और तालु इन दोनों का योग होता है ए ऐ के उच्चारण में, ए ऐ के उच्चारण में। उसी तरह आप देखिए दंत मूल, जिन्हें वत्स वर्ण कहते हैं, जिसमें रा और ला आता है। दंत ओष्ठ में केवल वा का उच्चारण होता है, और ओष्ठ और कंठ, कंठ और ओष्ठ का मिला रूप होता है वह ओ, औ और आगत स्वर हमारा अ। तो ये हमारा उद्गम के आधार पर यहाँ उच्चरित व्यंजन ध्वनि पूछा, हमने आपको स्वर और व्यंजन दोनों ध्वनियों का रूप बताया। फिर अगला है कि ऊष्म ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो ऊष्म ध्वनि का जो सही अनुक्रम है वह आपका पहले तालव्य सा, फिर मूर्धन्य सा, फिर दंती सा और अंत में हा आता है। तो ये सा आपका किस में जाता है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत है, और हा जो है वो कंठ है। हा जो है वो कौन सा है, वह कंठ में है। फिर आता है हिंदी शब्दकोश में छ, ये संयुक्ताक्षर की बात, छत्री वाले छ की बात कर रहे हैं, का क्रम आता है। तो ये प्रश्न आपका जो है यह हिंदी शब्दकोश को देखने, हिंदी शब्दकोश को देखने के तरीके पर आधारित है। कि हिंदी शब्दकोश को जैसे अंग्रेजी डिक्शनरी देखते हैं वैसे हिंदी डिक्शनरी, हिंदी शब्दकोश को देखते हैं। तो इसमें कुछ चीजों को हमको यहाँ समझना होगा, जैसे कि शब्दकोश में वर्णों या अक्षरों के स्थान का आने का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले कि शब्दकोश में पहले स्वर और बाद में व्यंजन का क्रम आता है। पहले स्वर आएगा, उसके बाद व्यंजन का क्रम आता है।
शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें आ से लेकर ओ औ से पहले स्थान मिलता है, जैसे कंकह, कक्का, की, कुक, कु, के, को, इस रूप में। फिर वहीं शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है, पहले पूर्ण वर्ण आएगा और उसके बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है, जैसे कह या कक्का, किक्की, कुक्कू, के, को के बाद फिर जैसे संयुक्त का और या का, क्र या क, र का, क्ल, क्व, छ, ये सब क्या आएंगे, ये है पूर्ण वर्ण के बाद आएंगे। इसके साथ ही शब्दकोश में छ, त्र, ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं, इसलिए इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर, जैसे मान लीजिए छ की बात यहां आई थी, तो छ का जो रूप है वह का हलंत, फिर मूर्धन्य श हलंत धन आ, तो पहले का वर्ण को देखेंगे, का जब पूर्ण रूप निकल जाएगा, संयुक्ताक्षर में आएंगे, तब हम का के बाद श का रूप देखते हैं। तो वही यहाँ कि संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होगा। जैसे यदि हमें छ, का और शा से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना है तो हमें का वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह त्रा में ता के खाने में, और ज्ञा में जा के खाने, और श्रा में शा के खाने में जाना पड़ेगा। और यहाँ अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण कि ङ, य, ण और जो ये उत्सृप या द्विगुण व्यंजन है, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते। तो ये हमारा शब्दकोश को देखने का सही रूप है। फिर अगला आता है नासिका के प्रयोग के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया। तो नासिका प्रयोग के आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया। एक है, पहला भाग होता है कौन सा, पहला भाग है अनुनासिक। तो अनुनासिक में ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होता है, अर्थात श्वास मुख और नासिका दोनों से जोड़ देकर प्रवाहित होती है। जो हमारी श्वास है वह मुख और नासिका, मुख और नासिका दोनों से जोड़ देकर प्रवाहित होती है। दोनों से जोड़ देकर क्या होती है, दोनों से जोड़ देकर प्रवाहित होती है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे वर्ण आते हैं वो आपके पंचमाक्षर हैं, ग, य, ण, न और मा, ये हमारे अनुनासिक वर्ण हैं। और दूसरा हमारा जो भेद है वह है निरनुनासिक। दूसरा क्या है, दूसरा निरनुनासिक। तो निरनुनासिक के अंतर्गत क्या है, निरनुनासिक में अगर हम कहें कि इनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता, इनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता, नासिका का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें जैसे आपके क, च, ट आदि सभी वर्ण हमारे क्या हैं, ये निरनुनासिक हैं। अब स्वर तंत्रियों में कंपन या ध्वनि की मात्रा के आधार पर वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। तो इसमें हमारे कितने वर्ग हैं, इसमें 2 वर्ग हैं, और वो 2 वर्ग जो किए गए विभाजित, पहला हमारा अघोष है
और दूसरा घोष है, या इसी को सघोष भी कहते हैं। तो इसमें अघोष में नाद के आधार पर या नाद प्रयोग की दृष्टि से उच्चारण में स्वर तंत्रियां अपेक्षाकृत कम झंकृत होती हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं यह कम झंकृत होती हैं, स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, अर्थात ध्वनि लगभग नगण्य होता है। ध्वनि जो है इनके उच्चारण में वह नगण्य होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके अंतर्गत वर्ग के हमारे जितने भी हमारे वर्गीय वर्ण हैं, वर्गीय वर्ण या व्यंजन, उसमें वर्गीय वर्ण व्यंजन में पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। जैसे अगर हम का वर्ग की बात करें तो इसमें का और खा आएगा। टा वर्ग की बात करें तो इसमें टा ठा आएगा। उसी तरह जितने भी वर्गीय वर्ण हैं वह इसमें आते हैं, इसमें आते हैं। इसके साथ साथ तीनों श हमारे इसी अघोष में ही क्या आते हैं, तीनों श भी आते हैं, वह तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। तो ये हमारे क्या हैं, ये अघोष वर्ग के वर्ण हैं। उसी तरह जब हम घोष या सघोष की बात करते हैं तो स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं। जो स्वर तंत्रियां हैं वो क्या होती हैं, वह अधिक झंकृत होती हैं, अधिक झंकृत होती हैं। तो अधिक झंकृत होंगी तो श्वास शकार के साथ निकलती है, झंकार के साथ। तो जो श्वास निकलेगी, यहां श्वास जो है, श्वास की ध्वनि जो है वह लगभग नगण्य होती है, और यहां जो श्वास है वह हकार के साथ निकलती है, हकार के साथ। अब इसमें प्रत्येक वर्ग का, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और साथ ही साथ इसमें अंतस्थ और हा भी आते हैं, अंतस्थ और हा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर अंतिम आज का कि वायु की मात्रा या बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। तो यहाँ इसको दो भागों में, वायु या वायु को ही प्राण अर्थ में भी भारतीय दर्शन में प्रयोग होता है। तो इसमें दो तरह के आते हैं, पहला वर्ग होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो इसमें अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में वायु की कम मात्रा निकलती है, इसमें वायु की कम या सामान्य मात्रा होती है, कम या सामान्य मात्रा। और महाप्राण में वायु की मात्रा क्या होती है, वायु की पर्याप्त मात्रा या अधिक मात्रा। तो इसके अंतर्गत अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं, अल्प प्राण में सभी स्वर, और सभी स्वरों की संख्या 11 है। इसके साथ साथ इसमें अनुस्वार आता है, इसमें अनुस्वार आता है, इनकी संख्या 1। और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, वर्गीय वर्ण जो है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो इस तरह 5 वर्ग हैं और प्रत्येक के 3 हुए, तो हमारे 15 वर्गीय वर्ण के व्यंजन हुए। और अंतस्थ भी या रा ला वा, यह भी हमारा किसमें आता है, यह भी अल्प प्राण में आता है। तो इस तरह अगर हम कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या की बात करें तो 11 1 12, 12 और 15
37 और 4 31, यानी 31 वर्ण जो हैं ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं। वायु प्राण में चूंकि सभी स्वर हैं तो वायु महाप्राण में कोई स्वर नहीं, अनुस्वार है इसमें, तो इसमें कौन सा है, इसमें विसर्ग है, विसर्ग की संख्या 1। और जो हमारे वर्गीय वर्ण हैं तो इसमें दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो इस तरह 5 दूनी 10 जो है वो वर्ग के वर्ण हो गए, और इसमें सभी ऊष्मीय वर्ण आते हैं, व्यंजन आते हैं। तो ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या 4, तीनों श और हा। इस तरह अगर हम कुल वर्णों की बात करें कि महाप्राण में कुल वर्ण कितने हैं, तो 4, 10, 14, 1, 15, और यही 31 और 15 यानी 46 हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण है। तो दोस्तों, अब अगले खंड में हम अगले चैप्टर यानी संधि और संधि विच्छेद में मिलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।